सूचना के अधिकार के तहत पिछले लेक्चर में सेक्शन 7 तक बताया गया था। आइए अब आपका सेक्शन 8 देखना है, यानी कि धारा 8। धारा 8 से भी क्वेश्चन लगातार बनते हैं। धारा 8 से क्वेश्चन आपका लगातार बनते हैं। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बनता है वह ये बनता है कि किन धाराओं के तहत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट मिली है या मुक्ति दी गई है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 8 और 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी सूचना मांगी गई है जो सेक्शन 8 में आ जाए या 9 में आ जाए तो सूचना अधिकारी आपको इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर देगा। अब धारा 8 में है क्या आरटीआई के, ये डिटेल में देखना है। आइए सेक्शन 8 को डिटेल में देखा जाए। जहाँ तक सेक्शन 8 की बात है, सेक्शन 8 को डिटेल में हमें देखना है। देखिए पहला क्लाज क्या कहता है। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। अब इसके बाद यानी कि 8(1) हम पढ़ रहे हैं। 8(1) में कई उपक्लाज हैं, उन्हीं उपक्लाजों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहले हम ए देखते हैं। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित होती हो, यानी कि अगर सूचना मांगी गई है और सूचना दे दी जाए तो भारत की संप्रभुता इफेक्टेड हो जाएगी या अखंडता प्रभावित होगी, तो ऐसी दशा में सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार कर सकता है। फिर ए में इस पहले खंड में कहा गया है, अगर ऐसी सूचना मांगी गई है जो राज्य की सुरक्षा से संबंधित हो, राज्य की सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित हो, तब भी सूचना देने से इनकार कर दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वर्तमान समय में भारत और चीन में तनातनी है और कोई व्यक्ति ये सूचना मांगता है कि भारत सरकार बताए कि चीनी बॉर्डर पर कितने सैनिक रखे गए हैं भारत की ओर से, तो ये राज्य की सुरक्षा का मामला है और सरकार सूचना देने से इनकार कर सकती है। इसके बाद अगर राज्य की रणनीति पर प्रभाव पड़ता है, रणनीति पर प्रभाव पड़ता है, तब भी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक या राज्य के वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक हित प्रभावित हो रहे हों या राज्य के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हों सूचना से, तब भी सूचना देने से इनकार कर दिया जाएगा। यदि सूचना देने से विदेशों से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यानी कि अगर सूचना दे दी जाए तो भारत और किसी देश के रिलेशन बिगड़ सकते हैं, विदेशी संबंध बिगड़ सकते हैं, तब भी सूचना देने से इनकार कर दिया जाएगा। और सूचना ऐसी हैं जो लोगों को अपराध के लिए उद्दीपन करती हैं अपराध के लिए उद्दीपन करती हैं, यानी कि अगर सूचना दे दी जाए तो लोग अपराध के लिए अग्रसर हो जाएंगे। उनका मन बढ़ जाएगा अपराध करने के लिए। तो पहला क्लाज 8 का है
उपर्युक्त दशाओं में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। आइए क्लास बी देखा जाए। ये ए में बताया गया, धारा 8(1)(a) में बताया गया। आइए अब बी देखा जाए। जहाँ तक धारा 8(1)(b) का प्रश्न है, आपका बी में भी कुछ बातें बताई गई हैं जहाँ की सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। देखिए, सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय ने यानी कि कोर्ट ने, किसी न्यायालय ने या ट्रिब्यूनल ने यानी कि अधिकरण ने, अर्थात आपने सूचना मांगी और सूचना ऐसी है जिसे या तो किसी न्यायालय ने या ट्रिब्यूनल या अधिकरण ने उस सूचना को देने पर रोक लगा दी है, तो ऐसी दशा में सूचना देने से इनकार कर दिया जाएगा। या यदि सूचना ऐसी है जिसे अगर दी जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी कि न्यायालय की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी कि न्यायालय की अवमानना होगी, तब भी सूचना देने से इनकार कर दिया जाएगा। न्यायालय की अवमानना के बारे में कम से कम 3 अनुच्छेद पढ़िएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 पढ़िएगा, 142 पढ़िएगा और 215 पढ़िएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय अपने अवमान और अपने अधीनस्थों के अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता है। ये 129 में है। इनहेरेंट पावर या अंतर्निहित शक्ति के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय अवमान के लिए सजा दे सकता है। ये अनुच्छेद 142 के तहत है। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए सजा दे सकता है। ये 215 अनुच्छेद में है। इस प्रकार दूसरा 20 भी समाप्त हो गया। अब आइए 8(1) का सी देखा जाए। जहाँ तक 8(1) का प्रश्न है, 8(1) का सी देखा जाए, यानी कि धारा 8(1) का सी। जहाँ तक सी का पॉइंट है, सी आपको ये बताता है सी की सूचना जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का वायलेशन हो, यानी कि सूचना ऐसी है कि अगर प्रकट कर दी जाए तो पार्लियामेंट यानी कि संसद या राज्य विधानमंडल का जो प्रिविलेज हैं, जो विशेषाधिकार हैं, जो प्रिविलेज हैं, यानी कि जो विशेषाधिकार हैं, ये इसका वायलेशन हो जाएगा, उल्लंघन होगा। अब अनुच्छेद भी याद रखिए। संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं, जबकि राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में दिए गए हैं। यानी कि संसद का विशेषाधिकार आपका अनुच्छेद 105 में, राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार 194 में। आइए डी देखा जाए। जहाँ तक डी का प्रश्न है, डी देखा जाए। आपका डी भी अच्छे से देखना है। आइए धारा 8(1) का क्लास डी देखा जाए। जहाँ तक क्लास डी की बात है, ये बताया गया है सूचना
जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। यानी कि ऐसी सूचना अगर दे दी जाए तो विश्वास भंग हो सकता है, विलय भंग हो सकता है, या व्यापार को नुकसान होगा। व्यापार कह सकते हैं, व्यापार की जो गोपनीयता है, गोपनीयता भंग होगी व्यापार की। या ऐसी सूचना अगर दे दी जाए तो जो बौद्धिक संपदा है उसका भंग होगा। तो ऐसी बौद्धिक संपदा का भंग होगा तो ऐसी दशा में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन यदि लोकहित की मांग है तो भले विश्वास भंग हो, व्यापार की गोपनीयता भंग हो, बौद्धिक कह सकते हैं संपदा का, बौद्धिक संपदा जिस सूचना में सम्मिलित हो, अगर लोकहित में सूचना प्राधिकारी उचित समझे तो ऐसी दशा में यह सूचना दे सकता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में अगला देखा जाए, डी के बाद आपका ई देखना है। धारा 8(1)(e) धारा 8(1)(e) में देखिए क्या दिया गया है। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध कराई गई सूचना, यानी कि अगर वैश्वासिक नातेदारी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने विश्वास किया हो, नातेदारी में विश्वास किया हो, नातेदारी और नातेदारी में विश्वास से संबंधित सूचना हो तो सामान्यतः इस सूचना को भी देने से इनकार कर दिया जाएगा। लेकिन ये सूचना भी दी जा सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट या लोकहित में देना उचित हो। अगला देखा जाए, अगला पॉइंट, यानी कि इसका मतलब एफ जो पॉइंट है वह देखा जाए। कह सकते हैं एफ अभी ई तक बताया गया, ये ई में था, एफ देखा जाए। एफ की जहाँ तक बात है आपका कह सकते हैं कि एफ की जहाँ तक बात है, एफ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, यदि सूचना ऐसी है जो किसी विदेशी सरकार से प्राप्त हुई हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त हुई हो, विदेशी सरकार से प्राप्त हुई हो और विदेशी सरकार ने विश्वास में सूचना दी हो, विश्वास करके भारत की सरकार को सूचना दी हो, तो ऐसी सूचना को देने से इनकार किया जा सकता है। इसका उत्तम उदाहरण सुभाष चंद्र बोस का मिलता है, यानी कि इसका उत्तम उदाहरण सुभाष चंद्र बोस का मिलता है। सुभाष चंद्र बोस के मामले में आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि जो विदेशों से सूचना प्राप्त हुई है इनकी मृत्यु कैसे हुई। बस सरकार ये कहती है कि ये सूचना विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त हुई है, अतः ये सूचना हम देने से इनकार कर रहे हैं। आज तक आज़ादी के इतने दिनों बाद भी सरकार ये नहीं बता पाई, या जो सूचनाएं विदेशों से आई दी नहीं। इसी कारण नहीं दी कि विदेशों से ये सूचना विश्वास में प्राप्त की गई है। इसके बाद जी आ जाइए, धारा 8(1)(g) देखा जाए। सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के खतरे में डालेगा, यानी कि सूचना ऐसी है कि अगर प्रकट कर दिया जाए
तो किसी व्यक्ति के जीवन को ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा या शारीरिक सुरक्षा को ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तब भी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। इसका उत्तम उदाहरण अभियुक्त का देखा जाए और दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, जो देश को हिला दिया और तत्पश्चात कानून में बदलाव भी लाया गया। जो निर्भया कांड का सबसे खतरनाक अपराधी था वह जुनाइल निकला, किशोर निकला, यानी कि वह किशोर निकला और किशोर का लाभ लिया और जे एक्ट 2000 का लाभ लेकर उसे 3 साल तक की सज़ा दी गई, सुधारात्मक, और 1 साल एनजीओ या सामाजिक संगठन के अंडर में रखा गया। तो जब 3 साल सुधारात्मक वह सज़ा भुगत चुका, 1 साल सामाजिक संगठन के अंडर में था, तभी सूचना मांगे कुछ लोग कि ये अपराधी किस जगह या किस एनजीओ के अंडर में है। सरकार ने ये देखा कि अगर हम इस अपराधी की सूचना दे दें कि ये कहाँ है, तो इसके जीवन को या शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो सरकार ने सूचना देने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि हम इसकी सूचना नहीं देंगे कि जो बालक अपराधी था, जुनाइल अपराधी था, वह कहाँ रखा गया है। आइए जी, आपका जी में ही अभी चलना है। जी में और बातें हैं। देखिए, सूचना जिसको प्रकट करना जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई हैं, यानी कि कानून को लागू कराने के लिए या सुरक्षा के लिए जो सूचना विश्वास में दी गई है, इस सूचना को भी प्रकट करने से या देने से इनकार किया जा सकता है। इसको जब भी पढ़िएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 से जोड़कर पढ़िएगा, जहां मुखबिरों को या पुलिस के जासूसों को संरक्षित किया गया है। अर्थात अगर एक कोई मुखबिर है, जासूस है पुलिस का, पुलिस को सूचना देता है कि ये आदमी यहाँ 4 पुड़िया अफीम लेकर जा रहा है और पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है, तो पुलिस से ये नहीं पूछा जाएगा कि इस अपराध की सूचना तुम्हें किसने दी। यानी कि मुखबिरों ने जो सूचना मुखबिर देते हैं वह सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसीलिए आप देखे भी होंगे कि पुलिस घोषणा करती है इनाम के कि आप अपराधी की सूचना दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपको इतना इनाम मिलेगा। ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 में मामला जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। जी के बाद आपका एच देखा जाए। जी के बाद आपका जो देखना है वह एच देखना है। आइए देखा जाए एच में क्या दिया गया है। जहाँ तक एच की बात है, आइए एच में देखा जाए आपका एच में क्या दिया गया है। देखिए, जहाँ तक एच की बात है, एच में आपका पॉइंट एच में क्या दिया गया है ये देखा जाए। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। यानी कि सूचना ऐसे मामलों से संबंधित है कि अगर दे दी जाए तो इन्वेस्टिगेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, अपराधी
को पकड़ने पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अतः ऐसी दशा में कह सकते हैं कि सूचना को देने से इनकार किया जा सकता है। इसके बाद आपका इसमें बताया गया है कि सूचना ऐसी हैं जो मंत्रिमंडल के कागज पत्र हैं, मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, तो ऐसी दशा में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। अगला देखा जाए आपका एच के बाद आई पॉइंट देखा जाए। धारा 81I में क्या है? आई भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई में है सूचना जो व्यक्तिगत सूचना है, अर्थात इसका मतलब पर्सनल सूचना है या ऐसी सूचना है जिसको दे देने पर एकांतता का भंग होगा, एकांतता भंग हो जाएगी। इसी को अच्छे से देखना है, यही आपका पूछा जाता है। एकांतता, एकांतता का भंग। एकांतता को हम कहते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब निजता। इसको थोड़ा अच्छे से तैयार रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है। प्राइवेसी या निजता या एकांतता। सबसे पहले एकांतता का जहाँ तक प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 21 में, अर्थात अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार समाहित है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, निजता का अधिकार कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार हैं। तीसरा क्वेश्चन अभी उत्तराखंड में बना था, निजता के अधिकार पर पहला केस कौन है? तो गोविंद का केस है। ये उत्तराखंड ने बनाया था कि कौन सा केस निजता से संबंधित है, तो गोविंद का है। लेकिन जो निजता से संबंधित जो केस हैं वह खड़क सिंह का है, यानी कि डाकू खड़क सिंह का है। इसके बाद रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी का केस है। अभी आधार कार्ड को लेकर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सरकार हर एक चीज़ आधार कार्ड से लिंक कर रही है, ये तो हमारी एकांतता या निजता का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहाँ आधार आवश्यक होगा, कहाँ नहीं होगा, इस बारे में डिटेल में बताया और ये बता दिया कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और आर्टिकल 21 में समाहित है। जहाँ तक एकांतता की बात है, आपको निजता के अधिकार के लिए आईपीसी की धारा 509 भी पढ़नी पड़ेगी। आईपीसी की धारा 509, बहुत लंबा न चला जाए, आइए एक एक करके देखा जाए। एकांतता का अधिकार आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार है। पहला केस गोविंद का है। एकांतता का अधिकार में पहले आईपीसी की धारा 509 देख लिया जाए। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की निजता को एकांतता का अतिक्रमण करता है, तो ऐसा मेल, ऐसा पुरुष आईपीसी की धारा 509 के तहत दंड का भागी होगा। निजता का उल्लंघन आईटी एक्ट में भी दिया गया है। बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए फेसबुक पर, अब बार बार मिस कॉल मारिए, तो अब क्या जियो ने फ्री कर दिया है, मिस कॉल मारने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एकांतता भाई उतना डिटेल में बताना तो संभव नहीं है, फिर भी 2-3 केस ज़रूर आपको जानना पड़ेगा।
2-3 केस देखिए कौन जानना है। एक खड़क सिंह का केस जानना है, खड़क सिंह डाकू का, और दूसरा हॉस्पिटल एक्स वर्सेज हॉस्पिटल जेड का जानना है। आइए 2 केस हम बता रहे हैं बस, खड़क सिंह का और हॉस्पिटल, तीसरा केस बता दिया गया है रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी का। देखिए खड़क सिंह एक डकैत था, डकैती छोड़ दिया था और अपने घर पर रहता था, तो पुलिस उसकी निगरानी करती थी। निगरानी करने के दौरान जब वह अपने घर में सोया रहता था तो कभी 1 बजे, कभी 2 बजे रात, कभी 3 बजे रात में उसको जगाकर दरवाज़ा खोलकर ये चेक करती थी कि क्या खड़क सिंह अपने घर में है कि कहीं डकैती करने निकल गया। खड़क सिंह चला गया उच्चतम न्यायालय, ये कहा कि ये कहाँ का रूल है निगरानी का, हिस्ट्री सीटर का, कि रोज़ जगाया जाए, ये तो हमारी प्राइवेसी में, यानी कि निद्रा का जो अधिकार है या प्राइवेसी है उसमें हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इससे निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, आपको निगरानी करनी है तो आप बाहर खड़ा होकर करिए, गेट पर, दरवाजे पर करिए, किसी को जगाइए ना। लेकिन एकांतता का अधिकार विधि का पूर्ण नियम नहीं है, आपकी एकांतता छीनी जा सकती है लोक व्यवस्था के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर भी। आ जाइए स्वास्थ्य देखा जाए। भाई स्वास्थ्य के आधार पर प्राइवेसी को छीना जा सकता है, इस बारे में जो केस हैं हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड। देखिए इस केस में हुआ क्या, थोड़ा अच्छे से। ए लड़का है और बी लड़की है, इसमें दोनों में विवाह की संविदा होती है, सगाई हो जाती है, विवाह अभी बाकी है। तब तक लड़का जाता है हॉस्पिटल में अपना जांच कराता है। जब लड़का हॉस्पिटल में जांच कराता है तो उसे एड्स निकलता है, एड्स निकलता है। अब लड़कियां भी आजकल कम नहीं हैं, लड़कियां भी खोजी कुत्ता बन गई हैं और अपने भावी पति के बारे में जानकारी करने हेतु जो भी थी वो पहुंच जाती हैं अस्पताल, अस्पताल पहुंच जाती हैं और डॉक्टर से पूछती हैं कि क्या मेरे भावी पति में कोई अंदरूनी दोष तो नहीं है। तो डॉक्टर बता देते हैं कि तुम्हारे भावी पति को एड्स है। तब विवाह की जो करार हुआ है, यानी कि जो सगाई हुई है वह टूट जाती है, विवाह नहीं हो पाता। तत्पश्चात जो लड़का था वो उच्चतम न्यायालय चला गया कि अस्पताल ने हमारी निजता का हनन किया है और हमारी मंगेतर को हमारे बीमारी के बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा फटकारा और कहा कि निजता का अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं है, स्वास्थ्य के आधार, अगर खराब स्वास्थ्य के आधार पर इसका उल्लंघन किया जा सकता है। अर्थात तुम्हें एड्स है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तो क्या दूसरे का भी स्वास्थ्य खराब करोगे। और इसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। अंतिम जो आपको इसमें देखना है मुख्य चीज़ें, अगर सूचना जो मांगी गई है वह 20 वर्ष पुरानी है, 20 ईयर्स याद रखिएगा। यदि जो सूचना मांगी गई है वह सूचना 20 वर्ष पुरानी है तो सामान्यतः उसे दे दी जाएगी। सामान्यतः पूर्ण नियम नहीं है। अगर सूचना 20 वर्ष पुरानी है तो सामान्यतः
उसे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर विवाद उत्पन्न होता है कि सूचना कितने साल पुरानी है, ये पूछ सकता है। इस विवाद का निपटारा केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि सूचना कह सकते हैं कि 20 साल पुरानी है कि नहीं, इसका अंतिम विनिश्चय, फाइनल विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार धारा 8 में मुख्य बातें आपको समाप्त हो गई। अब आइए धारा 9 चली जाए। धारा 9 छोटी धारा है। धारा 9 भी सूचना दिए जाने से मना करती है। धारा 9 देखिए क्या बताती हैं। जहाँ तक धारा 9 की बात है, धारा 9 कॉपीराइट के बारे में बताती हैं। यानी कि कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार, कुछ मामलों में, सर्टेन मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सूचना मांगी गई है जो किसी वर्तमान यानी कि अस्तित्व में रहने वाले, अस्तित्व का मतलब कि जो वर्तमान में है, किसी वर्तमान या अस्तित्वयुक्त प्रत्यालिप्याधिकार माने कॉपीराइट का, आपका कॉपीराइट का उल्लंघन करती हैं। यानी कि आपने सूचना तो मांगी, अगर सूचना प्राधिकारी देखता है कि मैं सूचना दे देता हूँ तो इससे किसी व्यक्ति के जो कॉपीराइट का अधिकार है उसका वायलेशन हो जाएगा, तो ऐसी दशा में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन कॉपीराइट का जो अधिकार है वह वर्तमान में अस्तित्व में होना आवश्यक है। धारा 9 के बाद धारा 10 भी महत्वपूर्ण है। धारा 10 में सिद्धांत बन सकता है। धारा 10 भी पृथक्करणीयता, सेवरबिलिटी। धारा 10 में पृथक्करणीयता की बात की गई है। पृथक्करणीयता सेवरबिलिटी, जहाँ जहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, सेवरबिलिटी का सिद्धांत है, पहले उसको कवर कर लीजिए। देखिए, अगर पृथक्करणीयता का सिद्धांत आपका संविधान में पूछ ले तो आप मारेंगे अनुच्छेद 13। अगर यही पृथक्करणीयता का सिद्धांत संविदा अधिनियम में पूछ ले, कॉन्टेक्ट में अभी झारखंड में आया भी था पिछली बार, तो आप 24 मारेंगे, 27 मारेंगे। वैसे 24 से झारखंड जे में क्वेश्चन आया था। पृथक्करणीयता का सिद्धांत होता क्या है, देखिए एक उदाहरण। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इसने कई सूचना मांगी, 3 सूचनाएं मंगवा दिया जाए, 1 2 3 तो क्रम वाइज। अब सूचना प्राधिकारी देखता है कि धारा 8 और 9 की प्रावधानों में सूचना नंबर 3 आ जाती है, सूचना नंबर 2 आती है। तो अब ये वो करेगा सूचना प्राधिकारी कि जो सूचना नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 2 में सूचना मांगी गई है, पॉइंट नंबर 3 में मांगी गई है, उसको देने से इनका सूचना को पहले अलग करेगा। ये सूचना देने लायक नहीं है और ये सूचना देने लायक है। यानी कि पहली सूचना देने लायक,
और 2 सूचनाएं देने लायक नहीं है, तो सूचनाओं को पृथक किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा और पहली सूचना दे दी जाएगी और दूसरी और तीसरी जो क्रम है सूचना का उसे देने से इनकार कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूचना मांगी गई है, सूचना में कई बातें मांगी गई हैं और कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जिन्हें देने से कानून मना करता है, कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो दी जा सकती हैं तो जिन्हें देने से मना किया गया है, और जिन सूचनाओं को दिया जा सकता है उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा और पृथक करके जो न देने लायक हो उसको देने से इनकार कर दिया जाएगा और जो देने लायक है वह सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।